शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। काल सर्पयोग फल कथन में आज मैं आपको दो अन्य काल सर्पयोगों के बारे में बता रही हूँ। आज जो है 22 तारीख है। इस वक्त भी अगर आप देख रहे हैं तो 22 मार्च 2021 अभी भी ब्रह्मांड में काल सर्पयोग बना हुआ है। तो अभी भी जो भी जातक चाहे लड़का हो या लड़की हो जो अब पैदा होने वाले हैं या पैदा होंगे वो सभी काल सर्पयोग के अंतर्गत ही होंगे, लेकिन लगन के अनुसार उन सबका काल सर्पयोग बदल जाएगा। उनके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उनको अब जन्म मिलेगा या मिल चुका होगा। तो काल सर्पयोग की श्रृंखला में आज मैं आपको बताने वाली हूँ पद काल सर्पयोग और महापद काल सर्पयोग। आखिर ये कैसे बनता है, जब ये योग बनता है तो कुंडली में क्या शुभ या अशुभ प्रभाव मिलते हैं जातक को, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो अगर आप देख रहे होंगे मैंने व्हाइट बोर्ड पे जो चार्ट बना के रखा है, एक मैंने बताया है पद काल सर्पयोग। तो ये जो पहला चार्ट बना हुआ है ये है पद काल सर्पयोग। पद काल सर्पयोग तब जातक की कुंडली में बनता है जब राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है और केतु एकादश भाव में आकर के बैठा हुआ हो तथा अन्य सारे ग्रह चाहे ऊपर की रो में आ जाए या नीचे के भाव में आ जाए या इनके मध्य में आ जाते हैं, तभी जाकर के यह पद काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस योग में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला जो भाव होता है वो पंचम भाव होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है त्रिकोण में आ जाता है, शुभ भावों में आ जाता है। शास्त्रों में एक बात बताया गया है कि जो सबसे शुभ भाव जो पहले नंबर पे जिसको शुभ भाव कहा गया है वो लगन होता है। लगन के बाद त्रिकोण को लगन शुभ भाव में गिना जाता है। लगन के बाद जो दूसरा जो सबसे अधिक शुभ भाव गिना जाता है वो पंचम भाव होता है, ये त्रिकोण होता है। और पंचम भाव से अधिक शुभ जो भाव होता है वो भाग्य भाव होता है। तो भाग्य भाव को हम 1 नंबर पर, पंचम को 2 पर और लगन को तीसरे नंबर पर रखते हैं। ये सभी शुभ भावों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव से आप अपने संतान को देखते हैं, पंचम भाव से आप जो है अपनी हाई एजुकेशन को देखते हैं, पंचम भाव से आपके हार्ट को देखा जाता है, आपके पेट वाले हिस्से को देखा जाता है। अगर वहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो वहाँ पर आपको पेट से संबंधित या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप शुभ ग्रह नहीं बैठे हैं तो यकीन मानिए आपके पेट में किसी न किसी प्रकार की हमेशा प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। पंचम भाव से जैसे मैंने कहा शिक्षा के साथ साथ आप संतान को भी देखेंगे, आपका स्वास्थ्य भी यहीं से देखा जाएगा। और जिन भी लोगों को पद काल सर्पयोग बनता है और राहु पंचम भाव में अगर आकर बैठ जाता है तो चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, इन तीनों से संबंधित हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है। ना तो आपकी शिक्षा पूर्ण हो पाती है, अगर किसी तरह से आपने शिक्षा ग्रहण भी कर ली है तो वो शिक्षा आगे चल के आपको काम नहीं आने वाली है। जो आपने पढ़ाई की है आपका व्यवसाय आपकी पढ़ाई से अलग ही होने वाला है। स्वास्थ्य में दिन हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी पेट से संबंधित। तो हमेशा आप कह सकते हैं कि डॉक्टरों के हॉस्पिटल के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। और रही आपके संतान की बात, तो पहले तो यहाँ पर राहु के आने पर जो है संतान होने में गड़बड़ियाँ होती हैं और कंसीव नहीं हो पाती हैं। और अगर कंसीव हो भी जाती हैं तो संतान यहाँ पर पैदा होने के उपरांत, क्योंकि हर माता पिता ये सोचते हैं कि उनकी संतान उनकी संतति बुढ़ापे में उनका देखभाल करेगी, उनको देखेगी, उनकी सेवा वगैरह करेगी, लेकिन यकीन मानिए ये संतान भी आपके लिए आगे शुभ फल देने वाले नहीं होती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अगर ये 3 चीज़ों में कमी बेशक ना हो तो कम से कम 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पूर्ण रूप से मिल ही नहीं पाती हैं। तो यह पंचम भाव सबसे अधिक प्रभावित होता है। और ऊपर से जब राहु और केतु के दूसरे को दृष्टि साथ में पड़ती है तो उससे और अधिक प्रभाव पड़ जाता है।
अब यहाँ पर होता क्या है, जब सारे ग्रह या इधर इस तरफ आ जाते हैं तो आपका जो 7वां भाव है वो प्रभावित होने लगता है, आपका जो पहला भाव है ये प्रभावित होने लगता है, तीसरा भाव, नवम भाव, ये दृष्टियों के अनुसार जो है ये सारे भाव जो हैं प्रभावित होने लगते हैं। और इस भाव में जब इन ग्रहों की या अन्य और क्रूर ग्रहों की जब दृष्टि पड़ती है तो आप यकीन मानिए जब लगन पर पड़ेगी तो आपका लगन के शरीर पे, लगन का अर्थ होता है आपका शरीर, तो शरीर पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी। उसके बाद आपका 7वां भाव आता है, ये आपके दाम्पत्य का होता है, पार्टनर का होता है, वाइफ का होता है, हस्बैंड का होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमेशा अनबन अड़चन लगी रहेगी। किसी पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप के साथ अगर आप पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमेशा उलझने बनी रहेंगी। पार्टनर आपको धोखा दे जाएगा, आपके सारे पैसे ले जाएगा, आपका बिजनेस डुबो देगा, तो पार्टनर आपके लिए रिलायबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम बनी रहती है। जब यहाँ पे तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पे दृष्टि पड़ने के कारण आपका जो बाहुबल है, आपका जो रोब है, प्रतिभा है, प्रतिष्ठा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है खराब होने लगती हैं। और उसके बाद आ जाता है 9वां भाव, तो 9वां भाव आपका भाग्य भवन हो जाता है। तो भाग्य भवन में भी जब शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो भाग्य चमकता है, और वहीं पर जब अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो भाग्य के सहारे जो चीज़ें आपको मिलनी होती हैं वो पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती है, कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ नहीं देने लगता है। तो परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि जातक जो है इस योग से बहुत ही अधिक पीड़ित होने लगता है। चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या उच्च शिक्षा कर रहा हो, उसमें हमेशा किसी न किसी रूप से बाधा आती ही रहेगी। वो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर परीक्षा देने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसको सफलता बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए किसी न किसी रूप से बाधा बनी रहती है। हाँ, राहु यहाँ पर बैठ के कन्या संतान आपको जरूर दे देगा, लेकिन पुत्र प्राप्ति के वक्त जो है आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। उसके बाद अगर यहाँ पे जो है पेट से संबंधित कुछ ना कुछ आपको जो है प्रॉब्लम बनी रहेगी। संतान का सुख आपको, अगर पुत्र की प्राप्ति किसी भी अन्य ग्रहों की शुभ दृष्टि के कारण हो भी जाती है, पर यकीन मानिए उस संतान का जो है बुढ़ापे में आपका कोई भी सहारा नहीं बनने वाला है। आपको उस संतान से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह संतान किसी न किसी कारण से आपसे विमुख हो जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी, या हो सकता है वो नौकरी करने के लिए कहीं विदेश चला जाए, वो कहीं अलग रहने लगे, या आप दोनों की संतान की और माता पिता की आपस में बने ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है अंत में संतान जो है माता पिता का के सहायक हो ही नहीं पाती है। यहाँ पर गुप्त शत्रु भी कहीं ना कहीं जो है आपको हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर जो है कंपटीशन इतना अधिक बढ़ जाता है कि जिसके कारण आपका व्यवसाय लॉस में अधिक चलने लगता है। आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, बल्कि यहाँ तक भी होता है, जिसका कारण क्या है, क्योंकि राहु की जब दृष्टि भाग्य भवन पर पड़ती है तो यहाँ पर झूठे आरोपों का लगना, षड्यंत्रों में फंसाना, इवन जेल तक जाने के भी योग आपको बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप सफलता प्राप्त करने की सोचते हैं तो सफलता की जगह असफलता बहुत अधिक होने लगता है। और खासकर क्योंकि जैसे मैंने कहा 7वां भाव है, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को उनके यौन अंगों से संबंधित प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसे जातक जो हैं गलत तरीके से अपने सुख की प्राप्ति करते हैं, और जिसके कारण आगे चल के जो है नपुंसकता भी उनके अंदर आ जाती है। उनके जो प्रजनन करने वाले जो अंग हैं उसमें कमी आ जाती है, और आगे चल के फिर वो संतान प्राप्ति भी उनको नहीं हो पाती है। इस प्रकार अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि 5वां भाव है, यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हृदय से संबंधित प्रॉब्लम भी आने, क्योंकि 5वां भाव सूर्य का है। सूर्य आपके दिल का कारक होता है, हृदय से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को हृदय के रोग भी होने लगते हैं। अगर स्त्रियों की कुंडली में अगर इस प्रकार की अगर स्थिति बनती है तो ऐसी स्त्रियां ज़्यादातर चरित्रहीनता की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। अनैतिक संबंध बनाना, कुछ ना कुछ गलत तरीके से कार्य करना, अपनी यौन कामना को पूर्ण करने के लिए अन्य बाहरी लोगों के साथ संबंध बनाना, ये सब स्त्रियां करने लगती हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ें संभव होती भी हैं। और जातक अगर आप देखता है तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पड़ने के कारण जो है उसको गलत आदतें लग जाती हैं। लेकिन ऐसे जातक बेशक देखा जाए तो कंजूस बहुत होते हैं। उनके जेब से आप पैसा निकालने की कोशिश कीजिए तो पैसा नहीं निकलता है। वो बहुत कंजूसी से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत, उनके पास लाखों रुपया होगा, लेकिन क्योंकि अगर जिनका
राहु अगर पंचम में होता है तो ऐसे लोगों को जो जुआ खेलने वाले होते हैं या फिर खासकर जो शेयर मार्केट वगैरह में अगर जो धन वगैरह अर्जित करते हैं तो उनको अच्छा लाभ होने वाले होता है, लेकिन पैसे के मामले में कहीं ना कहीं जो है ये मन के उतने साफ नहीं होते हैं। तो ये था पद काल सर्प योग। अब मैं आपको बताने वाली हूँ महापद काल सर्प योग, ये बनता कैसे है और इसके क्या लाभ क्या हानियाँ हैं। तो महापद काल सर्प योग बनने के लिए राहु जो है आपका छठे भाव में आ जाएगा और जो केतु है आपका वो 12वें भाव में आ जाएगा। तो केतु इधर आ जाएगा। तो छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु का आना और इसके बीच में या इनके यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में या फिर यहाँ पर सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं, तो यकीन मानिए इस योग को हम बोलते हैं महापद काल सर्प योग। यह विशेषतः 6 और 12 भाव को प्रभावित करने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका 8वां घर होता है, आपका जो 10वां घर होता है, आपका दूसरा घर होता है और आपका चौथा घर होता है, दृष्टियों के हिसाब से यहाँ पर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव पड़ने वाला होता है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के योग में जातकों को जितना पद काल सर्प योग में जितना अधिक उनको संकट आते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इस वाले योग में इतना अधिक मुसीबतों का सामना करना उनको नहीं पड़ता है। यहाँ पे अशुभ फल इतने नहीं मिलते हैं। इसके पीछे का कारण अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपका जो छठा भाव होता है रोग रिपु ऋण इसका कारक होता है, तो कहीं ना कहीं अगर राहु छठे भाव में आ जाता है तो आपके शत्रु मान लीजिए वो तो वैसे ही डर डर के आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, आपसे किसी भी प्रकार की शत्रुता लेने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगे। ऋण की अगर किसी प्रकार से आपके ऊपर कर्जे हो भी जाते हैं तो किसी न किसी कारण से आपके वो कर्जे धीरे धीरे करके समाप्त हो ही जाते हैं और यहाँ पर कुछ शुभ फल आपको प्राप्त अवश्य होने लगते हैं। अब यहाँ पे परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि अगर जातकों के जैसे मैंने कहा कि जो शत्रु होते हैं, बेशक आप शत्रुओं में कितनी भी वृद्धि हो जाए, चाहे आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के मामले क्यों ना हो जाए, चाहे लोग आपको झूठा इल्जाम में क्यों ना फंसा दें, लेकिन वृद्धि होने के बावजूद भी यहाँ पर शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अगर पहले से कोई कोर्ट केस वगैरह अगर आपके ऊपर चल रहे होते हैं या चलते भी हैं तो यकीन मानिए ये कोर्ट केस जो है आपको जीत ही दिलवाने वाले होते हैं। इसमें हार का सामना बहुत कम करना पड़ता है। चरित्रहीनता ऐसे लोगों के अंतर्गत, खासकर अगर महिलाओं की कुंडली में इस प्रकार का योग बना हो तो ऐसी महिलाओं का जो चरित्र होता है वो साफ होता है, लेकिन अगर पुरुषों की कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है तो उनके अंदर चरित्रहीनता अवश्य आ जाती है। उनकी भाग्य में नाना प्रकार की बाधाएं बनने लगती हैं, मन में अशांति रहने लगती है, खर्च बहुत अधिक होने लगते हैं और अगर जो भी उनका धन होता है, ज़्यादातर जो धन है उनका बीमारियों में कई बार जाने लगता है, मुकदमे में कोर्ट कचहरी में भी जाने लगता है। मतलब ये काम आपने किए नहीं होते हैं, आपको फंसाया जाता है, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी, लेकिन धन तो किसी न किसी प्रकार से नष्ट होता ही होता है। साथ में व्यय जो है, क्यों कारण क्या है, क्योंकि 12वां भाव जो है ये फालतू खर्चों का आ जाता है, फालतू की यात्राओं का हो जाता है। आपको यात्राएं अगर आपको करनी, जो भी आप छोटी बड़ी अगर यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो है यात्राएं आपकी सुखद नहीं होती हैं, यात्राओं में पैसे लगते हैं, तो उस समय जो है आप सोचते हैं किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी, सफलता मिलती नहीं है, आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। और यहाँ पर जब भी केतु ऊपर आता है, 12वां भाव, हालांकि शास्त्र में कहा गया है कि केतु अगर 12वें भाव में होता है, लेकिन केतु के साथ अगर गुरु भी वहाँ पे विद्वान होता है और वो भी उच्च का गुरु होता है, तब जाकर के केतु मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। लेकिन अकेला केतु अगर वहाँ पर रहता है तो कहीं ना कहीं आपके जो है लेफ्ट साइड का जो कान होता है वहाँ पर किसी न किसी कान हो या लेफ्ट साइड का जो हिस्सा हो या सर का हिस्सा हो, वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की आंतरिक पीड़ा जरूर देता है, इंजरी जरूर होती है, या हो सकता है कान में आपको कम सुनाई दे या कान की सर्जरी हो जाए, या आपका हेड के लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जरूर, काट चाट उस हिस्से में होगी, क्योंकि केतु जो है हमेशा आंतरिक पीड़ा, ऑपरेशन, सर्जरी ही देता है।
और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो गुर्दे और आपके पैरों में भी मुश्किल आएंगी, क्योंकि अब जो 12वां भाव होता है, जो 12वीं राशि होती है मीन राशि जो पैरों के जो तलवे होते हैं उसको बहा जाता है। तो ऐसे लोगों को जो है पैरों के तलवों के नीचे जो है कई बार देखते हैं हम स्किन का फट जाना, खून निकलना, पैरों का सूजना, इस प्रकार की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और जो आपके गुर्दे का मतलब जो होता है आपके जो किडनी के जो हिस्से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पड़ने के कारण जो आपकी किडनी वगैरह होगी वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे भी सर्जरी हो सकती है, आपको किडनी स्टोन वगैरह भी हो सकता है और ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ख़ासकर ऐसे लोगों को शुगर तक की भी बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। मन में किसी न किसी प्रकार की जो है अशांति, हीनता, ये सब बनी ही रहती है। और वहीं दूसरी ओर एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि राहु यहाँ बैठा है तो शुभ फल आपको जरूर देगा। तो राहु अगर आपको किसी प्रकार से अगर लाभ देता है तो वो लाभ होता है कि ऐसे जातकों के पास प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, उसकी कमी नहीं होती है। वो किसी न किसी रूप से एक अच्छी प्रॉपर्टी का, अच्छे जायदाद का, अपने घर का सुख हमेशा प्राप्त करने वाला होता है। और यहाँ पर रहने पर राहु अगर यहाँ पे रहता है तो ऐसे लोगों का भाग्य अचानक कब बदल जाए पता नहीं होता है। ऐसे लोग अर्श से फर्श पर भी पहुँच सकते हैं और फर्श से अर्श तक, मतलब अगर वो नीचे हैं तो वो ऊंचाइयों को भी छू लेंगे, और अगर वो ऊंचाइयों पर है तो कब उनको भीख मांगने की नौबत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये आपके कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो रिक्शा वगैरह चलाते थे लेकिन आज उनके पास अच्छे बैंक बैलेंस है, अच्छी प्रॉपर्टी है। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो हजारों एकड़ प्रॉपर्टी के मालिक हुआ करते थे और आज किराए के घर पे रह रहे हैं और उनको खाने के लिए भी लाने पड़ रहे हैं। तो राहु जो भी देता है अचानक देता है। इसलिए मैंने कहा कि जो महापद काल सर्प योग है ये कहीं ना कहीं पद काल सर्प योग से शुभ होता है, शुभता इसमें प्रदान होती है। और बाकी अन्य ग्रहों का भी इसके ऊपर जो है सहयोग होता है। अगर अन्य ग्रहों की शुभ दृष्टियां भी अगर पड़ रही हों किसी न किसी रूप से तो आप यकीन मानिए ये काल सर्प योग आपके लिए शुभता अधिक लेके आएगा, विफलता कम लेके आएगा। तो आज मैंने आपको 2 काल सर्प योगों के बारे में, पद काल सर्प और महापद काल सर्प योग के बारे में बताया है। अगली बार मैं 2 अन्य काल सर्प योगों के बारे में बताऊंगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।